हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल सबके। चलो जी, आज आपकी डेमो क्लास 2 शुरू कर रहे हैं। सीए इंटर का सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लॉज एंड अदर लॉज। हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। कॉर्पोरेट लॉ मींस लॉ फॉर कंपनी। तो थोड़ा सा कंपनी का मतलब समझने की कोशिश की थी कि कंपनी क्यों चूज़ करते हैं। कंपनी एक बिजनेस एंटिटी है, हम चूज़ कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप। फिर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कंपनी की इंपॉर्टेंस क्या है इकॉनमी में, कि लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं कंपनी की फॉर्म में। दोनों तरह की ही बिजनेस एक्टिविटी हो रही हैं, मीडियम भी और लार्ज स्केल भी, और ओपीसी में स्मॉल स्केल भी हो रही है। बट मोस्टली कंपनियां जो जानी जाती हैं वो लार्ज स्केल बिजनेस के लिए जानी जाती है, और हमने रिलायंस, मारुति, ब्रिटानिया इनके एग्जाम्पल भी लिए थे। आई होप कि आप ये अंडरस्टैंड कर पाए होगे कि कंपनी का रोल हमारी इकॉनमी में क्या है, हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं उससे, और क्यों कंपनी लॉ बनाया गया, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं जो हमें पढ़ना है। तो उसको पढ़ने से पहले हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी और कंपनी की रेलेवेंस इंपॉर्टेंस क्या है, सो दैट इतना बड़ा वास्ट लॉ बना और जिसकी स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस की उम्मीद की जाती है और हमें भी पढ़ाया जा रहा है। और ऑब्वियसली हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, अब हम समझ रहे होंगे कि अगर हम जॉब करेंगे तो कंपनी में करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ऑडिट अगर आएगी कंपनी की तो भी हमें उन लॉज का मालूम होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर अभी मेरा आपकी डेमो क्लासेस में बेसिक यही चल रहा है कि हम कंपनी वर्ड को बहुत अच्छी तरह से समझें, ताकि हम उन लॉ को पढ़ने में पूरा इंटरेस्ट दिखा पाएँ और उन सेक्शंस की रेलेवेंस समझ पाएँ। सेकंड, आपने मेमोरी फाउंडेशन में ज़रूर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कंपनी लॉ, उसको मैं रिफ्रेश करना चाह रहा हूँ ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए और आप कंपनी वर्ड को एक बहुत अच्छी तरह से समझ लो, ताकि आप उसके प्रोविजंस को समझ पाओ। फिर हम आगे ये भी देखेंगे लॉ बना कैसे, बनता कैसे है। तो आज की क्लास मेरी इसी पे रहेगी कि कंपनी मीनिंग क्या है। देखो जी, हमने लास्ट क्लास तक ये समझ लिया था कि कुछ लोग अकेला भी हो सकता है, कोई पर्सन, वन पर्सन कंपनी में, या वो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, कुछ भी बना सकता है। ये जब भी कंपनी बनेगी तो ये पर्सन और कंपनी, आपने एक वर्ड पढ़ा था सेपरेट एंटिटी, तो कंपनी और दोनों में डिफरेंस क्या है हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि इस कंपनी के पीछे कुछ लोग जुड़ जाते हैं जो शेयर होल्डर हैं, और नॉर्मल हम उनको पार्टनरशिप में पार्टनर्स बोलते हैं, और यहाँ पर वर्ड शेयर होल्डर या मेंबर ले लेते हैं। जब ये एक फॉर्म में आ जाते हैं सब मिलकर, तो पर्पस क्या होता है इनका, कोई बिजनेस एक्टिविटी करनी है और पैसा कमाना है। जब ये मिलते हैं तो इस पैसे को उन्होंने किसी एक आइडिया के लिए लगाया है, कोई ऑब्जेक्ट है उनका मिलने का, पर्पस है उनका जिसके लिए वो मिले हैं। तो अब इन्हीं चीज़ों को मैं आज लेकर चलूंगा जो आपने कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से फाउंडेशन में पढ़े थे, तो उनको थोड़ा सा और डीप में जाने की कोशिश करेंगे, और एक रिफ्रेश भी हो जाएगा कि हमने वो पढ़ा था तो वो यहाँ मैच कैसे कर रहा है और आगे मैच कैसे करेगा। तो अगर मैं लास्ट क्लास की बात को थोड़ा सा आपको रिकैप दे पाऊँ तो देखते हैं एक बार इसको। देखो, अभी हम जस्ट स्लाइड से समझने की कोशिश करते हैं, जस्ट पिक्चर फॉर्म में, कि कंपनी का मीनिंग हमने जो लास्ट क्लास तक समझा कि कमिंग टुगेदर। मैंने एग्जांपल लिया था कि एक बिजनेस आइडिया है, किसी पर्सन के पास पैसा नहीं है या कम है, दूसरे पर्सनस के पास पैसा है, नॉलेज नहीं है, वो मिलकर काम करें। जैसे हमने रिलायंस का एग्जांपल लिया था कि 30 लाख शेयर होल्डर है, 31 लाख। मारुति में लाखों शेयर होल्डर हैं। अब मान लो आपका या मेरा एक ड्रीम है, यार एक कार मैन्युफैक्चरिंग का सपना हो मेरा, बट वो सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि हम एक तो साइंस साइड के नहीं है, हम इंजीनियर नहीं है, हमें कार बनाने की नॉलेज नहीं है, दूसरा हजारों करोड़ रुपए नहीं है, और हमारे पास पैसा है तो हो सकता है कि किसी के पास हजारों करोड़ रुपया हो बट नॉलेज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो ऐसे पर्सन को ढूंढता है कि चलो हम ऐसे लोगों को मिलाया जाए जिनके पास नॉलेज है और पैसा है, और मिलकर उस आइडिया को हम एक बिजनेस की शेप दे पाए। दिस इज कंपनी कमिंग टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो सब अपना पैसा डालेंगे, उसको हम शेयर होल्डर बोल रहे हैं, उसके साथ अपनी स्किल्स
यूज़ होंगी, जिन प्रोमोटर्स मोस्टली होते हैं जिनके पास आइडिया है, जो कंपनी को इनिशिएट करते हैं, कंपनी की फॉर्म में आना चाहते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, हम उनको वर्ड प्रमोटर यूज़ करते हैं। जैसे अंबानीज रिलायंस में प्रमोटर माने जाते हैं, टाटा ग्रुप में प्रमोटर माने जाते हैं, बट वो अकेले मालिक नहीं है, बहुत सारे लाखों शेयर होल्डर उनके साथ हैं। अब आप रिलायंस के 2,000 रुपये का एक शेयर है आज की डेट में मार्केट में, आप कहो कि मेरी ऑयल रिफाइनरी हो, जियो जैसा बिजनेस हो, या आप कोई ऐसा टेक्सटाइल बिजनेस करना चाहते हो और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप सिंपली वो 2,000, 5,000, 10,000 रुपये में रिलायंस के शेयर ले लो, रिलायंस के शेयर होल्डर बन गए, आप उसके मालिक हो गए, आपको वोटिंग राइट भी मिलेगा, जनरल मीटिंग पे भी बुलाया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग भी होगी। तो दिस इज ब्यूटी ऑफ कंपनी। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक कम पैसे वाला आदमी का भी ड्रीम पूरा कर रही हैं ये कंपनियां। आप मारुति के शेयर ले लो, आपका कार मैन्युफैक्चरिंग में शेयर हो गया, मारुति का शेयर अराउंड 8,000 के करीब है, तो आप 8,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख जितना डालना चाहते हो आप उस कंपनी के शेयर ले लो, तो आप शेयर होल्डर बन गए, तो इनडायरेक्टली वो बिजनेस आपका ही तो हुआ। आपको वोटिंग राइट भी मिल रहा है, आपको राइट टू डिविडेंड भी मिल रहा है, सारे आपको बैलेंस शीट भी मिलेगी, ऑडिटेड हिसाब किताब भी मिलेगा, आपका ओपिनियन भी लिया जाएगा, आप एज अ शेयर होल्डर वहाँ पे एक तरह से आपका बिजनेस हो गया। तो ये एक बहुत एक ड्रीम फुलफिल हो रहा है, जो छोटी बिजनेसमैन के केस में नहीं हो सकता, पार्टनरशिप के केस में नहीं हो सकता, सोल प्रोप्राइटर के केस में नहीं हो सकता। आपका माइंड है यार मेरा कोई दवाई बनाने की फैक्ट्री हो, बट क्या हम साइंस साइड के हैं, क्या हमें दवाई बनानी आती है? बट आप ऐसी कंपनी के शेयर ले लो, सन फार्मा है, रेनबेक्सी है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है, आपका मल्टीपल बिजनेस शुरू हो गए। अब मान लो अपने एग्जांपल से ही लेते हैं एक सपोज एक पर्सन है मिस्टर ए, या आप हो या मैं हूं, कोई भी, हमारा एक ड्रीम है बिग बिजनेस, एक बड़ा बिजनेस करना है, या उसमें पार्टनर होना है। अब इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, बट क्या पैसा होने से काम चल जाएगा, या आपके पास कुछ आइडिया या एक्सपीरियंस या कोई नॉलेज भी होनी चाहिए, या सिर्फ इसी से काम हो जाएगा? बताओ भाई। आपको कोई बिजनेस करना है तो आपकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होगी? पैसा। पैसे के साथ क्या चाहिए? एक्सपीरियंस, नॉलेज। तो जरूरी नहीं है ये आपके पास हो या सफिशिएंट हो सकता है आपके पास पैसा है, नॉलेज नहीं है, या आपके पास नॉलेज है, पैसा नहीं है। तो आप एक कंपनी की फॉर्म में गए, तो आप उसमें खुद इन्वॉल्व होना चाहते हो, एक रास्ता आपके पास आ जाता है कि यार मेरा पैसा भी इन्वेस्ट हो जाए, मेरा बिजनेस में भी चला जाए, और मैं अपना काम भी करता रहूं। मान लो आप कोई स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, या हम एक छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, बट हम साइड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं अपने एक तरह से। अब अगर हम इस पैसे से शेयर्स ले लें, किसके? कंपनी के। अब एक पार्टनरशिप फर्म तो बड़े बिजनेस नहीं कर रही। हम अगर एक कंपनी के शेयर लेते हैं और एक पार्टनरशिप में पैसा डालते हैं, दोनों में फ़र्क क्या होगा? पार्टनरशिप में आपकी इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट होगी, क्योंकि देर इज़ नो लॉ, उनके ऊपर चेक करने वाला कोई नहीं बैठा। बट कंपनी के केस में बहुत सारे लॉ हैं जिस पर हर एक्टिविटी पर नज़र रखी जा रही है। डायरेक्टर्स अपॉइंट कैसे होंगे, प्रमोटर्स कौन होंगे, पैसा कैसे लिया जा रहा है, उनकी ऑडिट हो रही है। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ऑडिट कंपलसरी है। कंपनी बिजनेस लॉस में है, प्रॉफिट में, ऑडिट होगा ही होगा। टर्नओवर जीरो है, चाहे 1 रुपये, 1 करोड़ है, 1,000 करोड़ है, तो भी होगा। तो कंपनी में ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, रजिस्टर्ड एंटिटी हो जाती है। तो आप अगर किसी कंपनी के शेयर लेते हो तो मोर सेफर देन इन्वेस्टिंग इन पार्टनरशिप। अब मान लो आपने पैसा लगा दिया मारुति में, रिलायंस में, टीसीएस में, सन फार्मा में, और भी बहुत सारे, मतलब दुनिया भर के बिजनेस कंपनियां हैं। जैसे आप नाम सुनते होंगे, आईटीसी में पैसा लगा दिया आपने।
अब आपने थोड़ा थोड़ा यहाँ सबके शेयर्स ले लिए, इनडायरेक्टली ये सारे काम आपके हो गए। मारुति क्या बना रही है? ऑटोमोबाइल्स। रिलायंस क्या बना रहा है? मेन ऑयल, टेलीकॉम, रिटेल, अब तो काफ़ी चीज़ों में आ गया। टीसीएस आईटी, फार्मा, दवाइयाँ बन रही हैं। आईटीसी ये एक मल्टीपर्पज़ कंपनी है, डाइवर्सिफाइड कंपनी है। तो आप इनके मतलब आपने मान लो 10-10 हज़ार रुपये भी इनमें लगा दिए तो भी आप इन कंपनियों के शेयर होल्डर या मालिक हो गए। आप लाख लगाओ, 10 लाख लगाओ, और आप 10 कंपनी, 20 कंपनी, 50 कंपनी, जिसमें मर्जी लगाओ, इनडायरेक्टली आप क्या पहुंच गए इन कंपनियों में? शेयर होल्डर बने तो आप इनके मालिक बन गए। तो ये मैचिंग ऑफ आइडिया या फुलफिलिंग आवर ड्रीम्स हैं। और इन कंपनियों को रेगुलेट इसीलिए किया जा रहा है कि हमारी हार्ड अर्न मनी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। आम जनता अगर इन कंपनियों में पैसा लगा रही है तो कंपनियों में, हमने समझा था इकोनॉमी में क्या रोल आ रहा है, जितना ज़्यादा बिजनेसमैन को पैसा इजीली मिलेगा, अब अगर वो लोन लेता जाएगा तो उसको इंटरेस्ट देना है, और अगर वो शेयर की फॉर्म में लेगा तो उसको इंटरेस्ट नहीं देना। तो बिजनेसमैन प्रेफर क्या करेगा? शेयर के केस में ले ले, हाँ उसको थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में कंट्रोल देना पड़ेगा, बट वो इंटरेस्ट से फ्री है। तो कभी भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लोन के बेस पे नहीं चल सकते। अल्टीमेटली हमारा अपना पैसा होना चाहिए। हम भी कहते हैं ना बिजनेस में, अपना पैसा अच्छा है या लोन का पैसा अच्छा है, तो ऑलवेज आप क्या प्रेफर करोगे? अपना पैसा, लोन कम से कम हो। अब बड़े बिजनेसमैन जितने, आपने सीसीडी का केस सुना, यस बैंक का केस सुना, जो रिसेंट एग्जांपल हैं, पीएमसी बैंक सुना, ये क्या है? डेट की राइट मैनेजमेंट नहीं है, तभी ये कंपनियां फ्लॉप होती हैं। विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस क्यों फ्लॉप हुई? क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा था। तो इन कंपनियों में बैलेंस रखना पड़ता है ऑन कैपिटल और डेट कैपिटल। ऑन कैपिटल हम जिसको इक्विटी या शेयर्स बोल देते हैं। शेयर्स की फॉर्म में जब पैसा आता है तो कंपनी को अब ये टेंशन नहीं है कि मेरे को इस पे इंटरेस्ट देना है, डिविडेंड देना है। डिविडेंड कब देना है? अगर प्रॉफिट आएगा तो देंगे, वो कोई कंपलसरी नहीं है, एक्सेप्ट प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर में डिविडेंड कंपलसरी नहीं है, कंपनी अगर नहीं देगी तो रिजर्व्स में डालेगी, वो भी अल्टीमेटली पैसा किसका है? शेयर होल्डर का ही है। तो ये ब्यूटी ऑफ कंपनी है कि कंपनी में एक बड़े स्केल पर बिजनेस अपने पैसे से हो पा रहा है, और आपका पैसा अगर वहां जा रहा है तो आपकी हार्ड एंड मनी है। अब जब वो बिजनेस में पैसा लग रहा है तो उसकी सेफ्टी भी रखनी है, और बिजनेसमैन को पैसा भी दिलवाना है। बिजनेसमैन के पास जितनी कैपिटल इजीली होगी वो बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएगा। अब बिजनेसमैन बिजनेस को एक्सपेंड करेगा तो फायदा क्या होगा? बड़े प्लांट बनेंगे, नए प्लांट लगेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, प्रोडक्ट बनेंगे, सेल होगी, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेंगे। तो इकोनॉमी को चलाने के लिए एक बेटर सिस्टम बहुत ज़रूरी है, और ये कंपनी उसको फुलफिल कर रही है हमारी। अब एक पर्सन जो नहीं कर सकता बड़ा बिजनेस, वो इसका शेयर होल्डर बन जाए। एक आदमी जो बड़ा बिजनेस कर सकता है, उसका पैसा नहीं है, वो लोगों को कॉल कर ले कि आ जाओ मिलकर काम करें। अब इसको रेगुलेट करना है ताकि चीटिंग ना हो, फ्रॉड ना हो, मिसमैनेजमेंट ना हो। इन्हीं चीज़ों के आप सारे ये लॉ पढ़ने जा रहे हो, इन्हीं के आप लॉ पढ़ रहे हो। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस किस पर चैप्टर का सिलेबस को दोबारा उठाएंगे कि हर चैप्टर में किस बारे में क्या बोला गया होगा। चलो आपको एक बार मैं वो दिखाई देता हूँ, रुको। एक बार सिलेबस को देखो, अब आपको चैप्टर्स के साथ समझ आ जाएगा कि ये चैप्टर्स क्यों दिए हुए हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो इंस्टीट्यूट हमें पढ़ाने की कह रहे प्रिलिमिनरी, इसमें सारे डेफिनेशंस हैं हर वर्ड की। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी डिफाइंड है, यहाँ तक इनकी बात आएगी। फिर कंपनी रजिस्टर्ड कैसे होएगी उसका प्रोसीजर हम पढ़ेंगे। फिर जब कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो ऑब्वियसली लोगों से पैसा लेना है, तो प्रोस्पेक्टस कैसे इशू होगा, अलॉटमेंट कैसे होगी। अब आपने अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ी हैं, अब आप यहाँ अलॉटमेंट का लॉ पढ़ोगे, प्रोस्पेक्टस के सेक्शन पढ़ोगे, सेक्शन 26 से लेकर 39, 40, 42 प्राइवेट प्लेसमेंट सारा इशू ऑफ कैपिटल का है। फिर शेयर कैपिटल क्या होती है, डिबेंचर क्या होते हैं, आपने शेयर डिबेंचर पढ़े हैं, उनकी अकाउंटिंग एंट्री की है, यहाँ पर आप इनको विद डेफिनेशन पढ़ोगे। वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर्स पढ़ोगे, उनके प्रोविजंस क्या हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, स्वेट इक्विटी शेयर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो आपने अभी तक नहीं पढ़े थे वो अब नई नई टर्म्स यहाँ पर आने वाली हैं। डिपॉजिट्स आपने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा, ना फाउंडेशन में ना आपने स्कूलिंग में। डिपॉजिट होते हैं लाइक एफडी, फिक्स डिपॉजिट, जैसे हम बैंक में कराते हैं, यहाँ कंपनियां भी अलाउड हैं डिपॉजिट लेने के लिए, बट इसका राइट यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। इसका मिस यूज़ करके कंपनियों ने बहुत फ्रॉड किए हैं। सहारा का आपने केस सुना होगा, उन्होंने डिबेंचर इशू करके डिपॉजिट में उसको शो कर दिया था
20,000 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड है वो, जो अभी तक चल रहा है, और उनके मालिक पीछे जेल में भी रहे हैं 4-5 साल, अब पता नहीं बाहर आए हैं या नहीं आए। उनकी प्रॉपर्टी बिकवाई जा रही है। तो क्यों करवाई जा रही है? क्योंकि पब्लिक की हार्ड एंड मनी है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। जब भी कोई हम सिक्योर्ड लोन लेते हैं तो हमें कोई अगर सिक्योर्ड लोन ले रहे हैं तो अपनी प्रॉपर्टी देंगे, तो उस मॉर्टगेज को यहाँ पर एक वर्ड सिक्योरिटी को चार्ज बोला जा रहा है। तो कंपनी की प्रॉपर्टी है कंपनी की प्रॉपर्टी है तो किसकी प्रॉपर्टी है? वो अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स की है, तो उसको प्रोटेक्ट करना है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मीटिंग्स, जनरल मीटिंग्स, एजीएम, ईजीएम आपने थोड़ा सा सुना होगा। शेयर होल्डर्स को बुलाया जाएगा, उनका ओपिनियन लिया जाएगा, उनको डिस्कशन किया जाएगा, उनको कंपनीज की रिपोर्ट दी जाएगी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दी जाएगी, डिविडेंड दिया जाएगा, डायरेक्टर्स अपॉइंट करवाए जाएंगे। ये सब इन मीटिंग्स पर होगा। तो इनका भी पूरा आप सेक्शन 96 से लेकर 122 तक पूरा लॉ जनरल मीटिंग्स का पढ़ोगे आप। डिविडेंड, ऑब्वियसली आपने पैसा किस लिए लगाया, तो उसका भी लॉ है पूरा। सेक्शन 123 से लेकर 129 पूरा, 128 तक पूरा, 127 तक पूरा डिविडेंड का दिया हुआ है। 128 शुरू हो जाता है अकाउंट्स का, 128 अकाउंट्स का हो जाता है, 139 से ऑडिटर शुरू हो जाता है, ऑडिट कैसे होगी कंपनी की। तो ये सेक्शंस बटे हुए हैं। तो अब देखो, जब हम ये यहाँ पर देख रहे थे देखो, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज एक ये मिस्टर ए, मिस्टर बी, ये दो लोग थे, इनके पास बिजनेस आइडिया था। आइडिया था कार मैन्युफैक्चरिंग का, और इसके लिए इनको सपोज 1000 करोड़ की जरूरत है। तो इन्होंने कुछ और लोगों को कॉल किया कि आप आओ, हम एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, बिजनेस करेंगे, लेट्स कम टुगेदर। तो ये लोग भी जुड़ गए यहाँ पर। सपोज ये CDEFGHIJK, ये बहुत सारे लोग जुड़ गए। इन्होंने एक कहा कि भाई किसके पास पैसा जाएगा। अब ये लोग क्या मिस्टर ए और बी को फंड्स दे दें अपने? इन्होंने इनको किस लिए इनवाइट किया कि आप हमें पैसा दो। सपोज इनके पास 100 करोड़ था, इनके पास 50 करोड़ था, बाकी 850 करोड़ के लिए इन्होंने इनको इनवाइट किया। दे इनवाइटेड। अब सबने यहां पर बहुत सारे लोग हैं, सपोज ये बहुत सारे लोग हुए, तो अब ये पैसा ए और बी को दें, वो लेकर भाग जाएंगे? होगा ऐसा? अब उन्होंने कहा कि नहीं भैया, एक कंपनी बनाते हैं और इसका नाम लिख दिया हमने ABC लिमिटेड, आप इसमें कंट्रीब्यूट करो। तो 150 करोड़ इन्होंने दिया, 850 करोड़ इन्होंने दिया, सब ने थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया। ये क्या कहलाई गई कंपनी की? कैपिटल। तो ये कैपिटल कैसे ली जाएगी, इसके प्रोविजंस आपने पढ़ने हैं। कंपनी रजिस्टर्ड कैसे होगी, इसके प्रोविजंस पढ़ने हैं। कैपिटल इशू हो जाएगी, तो कैपिटल इशू होगी तो उसके बाद क्या होगी? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट किसको होगी? इसको होगी, इनको होगी, और ये क्या बन जाएंगे? शेयर होल्डर्स, या मैं क्या कहूं इनको? मेंबर्स बन जाएंगे। अब ये बिल्कुल एक नाम में आ गए। अब क्या होगा देखो, अब ये एक तरफ तो हो गए मेंबर्स और एक तरफ हो गई कंपनी। मेंबर्स मिस्टर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, सपोज ये 1000 लोग थे। इन सब ने यहां पर अपना अपना पैसा लगाया, सब ने यहां पर पैसा दिया, और ये एक ABC लिमिटेड इन्होंने रजिस्टर्ड कर ली। अब ABC लिमिटेड रजिस्टर्ड किस एक्ट में होगी, किस लॉ में होगी? द कंपनीज एक्ट 2013। ये कंपनी एक्ट को कौन चला रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। डिपार्टमेंट कौन सा है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज।
अभी इस पे एक अलग से पूरी क्लास लगेगी, मैं अभी आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था कि बैंकों में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, डिफेंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, तो कंपनियों के लिए अलग से मिनिस्ट्री बनी हुई है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, दैट इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसका जो डिपार्टमेंट है उसको हम बोलते हैं, रीजनल डायरेक्टर्स भी होते हैं, फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, बट मेन नोन जो काम आता है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से रहता है। तो ये लोग कहाँ गए, जैसे हमें कार रजिस्टर करानी है तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के हम एक अथॉरिटी बोलते हैं, जिसको आप लाइसेंस बनवाने जाते हो, कार रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो, तो एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर कार रजिस्टर्ड हो रही है, लाइसेंस बन रहा है। सेम ऐसे ही कंपनी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज डिपार्टमेंट आ जाता है। अब ये एबीसी लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ गई, इन सब के नाम गए, किसने बनाई है, और इन्होंने इस कंपनी में क्या बना दिया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अबाउट द कंपनी किस में लिख दिया, मेमोरेंडम में। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होती है, तो मेमोरेंडम में कंपनी का नेम क्लॉज आपने फाउंडेशन में पढ़ा है, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, 5 क्लॉज आती हैं। फिर उसका सब्सक्रिप्शन क्लॉज आता है। तो इन्होंने मेमोरेंडम बनाया कि हमने नाम रखा एबीसी लिमिटेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया इन्होंने कि हम भैया कार मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ऑफिस कहाँ होगा हमारा, दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह लिखी जाएगी। कैपिटल कितनी होगी वो उन्होंने लिखा होगा, सपोज 1000 करोड़ इन्होंने कैपिटल लिख दी। हालांकि बहुत कम है कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैंने फिर भी एक एग्जांपल के लिए लिख दिया है। कंपनी कहाँ होगी, सपोज मुंबई में रजिस्टर्ड ऑफिस होगा इसका। अब ये कैपिटल यहाँ पर आ गई, सबने दी, इन्होंने 100 करोड़ दिया, इन्होंने 50 करोड़ दिया, इन्होंने 10 करोड़ दिया, इन्होंने 1 करोड़ दिया, इन्होंने 1 लाख दिया, इन्होंने 50,000 दिया, इन्होंने 10,000 दिया, सब ने अलग अलग करके पैसे दिए, बट सबकी हार्ड एंड मनी है। अब वो सारा पैसा किसके अकाउंट में जाएगा, एबी के नाम नहीं जाएगा, जो प्रमोटर थे मेन, इनके नाम नहीं जाएगा, ये सारा पैसा एक कंपनी के नाम अलग से जाएगा। अभी सेपरेट एंटिटी वर्ड आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। सेपरेट एंटिटी मतलब आपने इसको एक अलग एंटिटी बना दी, कॉर्पोरेट व्हील। अब सारा पैसा कंपनी के नाम, बैंक अकाउंट कंपनी के नाम, अब ये 1000 करोड़ कंपनी के अकाउंट में जाएगा। कंपनी इससे क्या खरीदेगी, असेट्स खरीदेगी। असेट से क्या करेगी, वो बिजनेस करेगी, और इस पैसे को कहां पर लिख दिया जाएगा, लाइबिलिटी साइड पर। तो बैलेंस शीट आपकी पूरी हो जाती है, याद करो, आप एक तरफ शेयर कैपिटल लिखते हो और दूसरी तरफ असेट्स और बैंक बैलेंस आता है, तभी मैच होता है आपका। और लोन लेंगे तो लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। तो ये 1000 करोड़ कंपनी की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी क्यों आती है, आप इस बात को समझना। देखो, अगर आप एक बैलेंस शीट बनाते हो कंपनी की, सपोज ये एबीसी लिमिटेड है, तो आप यहाँ पर एक साइड पर लाइबिलिटीज लिखते हो, एक साइड पर असेट्स लिखते हो। तो यहाँ पर आप शेयर कैपिटल सबसे पहला हेड आता है लाइबिलिटी साइड पर, शेयर कैपिटल। तो कंपनी क्या लिख देगी यहाँ पर, 1000 करोड़। अब ये 1000 करोड़ कहाँ पर गया होगा, फिक्स असेट्स या करंट असेट्स। सपोज फिक्स असेट्स में आपने क्या लिया होगा, फिक्स असेट्स में सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, फिर यहाँ पर आपका बैंक आ जाएगा, कैश आ जाएगा। तो ये जो टोटल आएगा, ये 1000 करोड़ कहाँ पर चला गया, वो इन्हीं जगहों पर तो इन्वेस्ट हो गया। सपोज 500 करोड़ की ये आ गई, 300 करोड़ की ये आ गई, 100 करोड़ का ये आ गया, बाकी 50 करोड़ हमने बैंक में रख लिया, 50 करोड़ हमारे पास कैश पड़ा है, ये हमारा बैलेंस टैली हो जाता है। और अभी मैं पूरे हेड पे नहीं जा रहा, अकाउंट्स नहीं पढ़ना, आप लॉजिक को समझो। अब ये पैसा दिया किसने था, ये पैसा किसका था, शेयर कैपिटल किसने दी, ये मिस्टर ए बी सी, इन लोगों ने पैसा दिया। तो ये पैसा जब दिया तो कंपनी की इनकी तरफ लाइबिलिटी खड़ी हो गई, क्योंकि एक सेपरेट एंटिटी हो गई। इन्होंने पैसा कंपनी को दे दिया, किसी एक नाम में नहीं गया। वो पैसा अब कंपनी जब असेट्स लेगी तो किसके नाम होंगी, कंपनी के नाम, ताकि कोई झगड़ा ना पड़े कल को। नहीं तो ए कहेगा भैया मैंने 100 करोड़ दिया, असेट्स मेरे नाम करो, लैंड एंड बिल्डिंग किसके नाम होगी, प्लांट एंड बिल्डिंग मशीनरी किसके नाम होगी, या आपस में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा कि नहीं लोगों में। क्या लाखों शेयर होल्डर के नाम प्रॉपर्टी हो सकती है,
आपस में झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो हमने एक एंटिटी क्रिएट कर दी जिसको सेपरेट एंटिटी कह रहे हैं कि ये सारी असेट, सारा बैंक बैलेंस सब एक नाम में होगा, किसी का कोई क्लेम नहीं होगा। आपको इसके बदले क्या दे दिए, हमने अलॉटेड कर दिए शेयर्स। शेयर्स में हमने ये लिख दिया कि आपको किसको कितने शेयर मिलेंगे, ये हमने दिखा दिया वहां पर। शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट भी मैं आपको दिखाऊं एक बार। ये देखो, जैसे ये JSW का शेयर सर्टिफिकेट है, अब तो ऑनलाइन आ गया है बट ये फिजिकल फॉर्म में भी होता था। जिंदल स्टील का शेयर सर्टिफिकेट है, तो जिंदल स्टील ने इसमें शेयर होल्डर का नाम लिखा और उसमें ये लिख दिया कि किसने कितना पैसा दिया और आप यू आर शेयर होल्डर विद माई कंपनी। अभी आगे क्लासेस में आ जाओ, बड़ा डिटेल में इसको करवाऊंगा आपको। हमने पढ़ना एक एक चीज देख कर है, बच्चों को यही नहीं पता होता शेयर क्या है। तो यहाँ हर चीज को हमें समझना है अच्छी तरह से। अब यहाँ पर जब लाइबिलिटी क्रिएट हो गई शेयर कैपिटल, और इससे हमने क्या ले ली, फिक्स असेट, सब किसके नाम रही, शेयर होल्डर्स के नाम। अब वापस आते हैं, अब देखो ये असेट्स से बिजनेस होगा और लाइबिलिटीज। बिजनेस से क्या आएगा, पर्पस क्या है, प्रॉफिट होगा, हम लॉस का नाम ही नहीं लेते। जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आप लाइबिलिटीज में कहां पर लिख देते हो, रिजर्व्स की तरफ चला जाता है, P&L का बचा हुआ बैलेंस, या डिविडेंड बांट दिया जाता है, वो भी लाइबिलिटी की, पैसा किसका है, वो शेयर होल्डर का ही। अब या तो इस प्रॉफिट को हम बांट देंगे या हम क्या करेंगे, कंपनी के पास रख देंगे, तो वो लाइबिलिटी साइड पे रिजर्व हेड में चला गया, ताकि वो पैसा कंपनी ने शेयर होल्डर को देना है जब भी कंपनी बंद होएगी या बीच में। अब उसके बाद उससे डिविडेंड कैश भी दिया जा सकता है, बोनस शेयर भी दिए जा सकते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी आप क्या समझे कि अल्टीमेटली ये काम किसके लिए हो रहा था, प्रॉफिट के लिए। ये प्रॉफिट कहां पर आ जाएगा, इस कैपिटल पे। इससे इनको क्या मिल जाएगा, डिविडेंड मिलेगा, पैसा मिलता रहेगा। इस तरह से ये कंपनी की दुनिया चलती रहेगी। दिस इज कॉल्ड सेपरेट एंटिटी। अब कल को कंपनी में कोई भी मरे, इनमें से कंपनी बंद नहीं होगी, बट अगर सोल प्रोप्राइटर हो, मर जाए तो क्या होगा, बिजनेस बंद। पार्टनरशिप में भी क्या होता है, एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो डिसॉल्व करो, दोबारा बनाओ, या एक पार्टनर छोड़ना चाह रहा है पार्टनरशिप तो उसको उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप दोबारा पार्टनरशिप डीड बनाओगे, डिसॉल्व करोगे, जो भी आप करोगे। तो वो कंपनी में ऐसा नहीं होगा, कंपनी सेपरेट एंटिटी हो गई। अगर ये मिस्टर ए जिनका सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ था, ये मर जाते हैं, कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी बंद नहीं करनी, कोई मेमोरेंडम चेंज नहीं करना, कोई हमें डीड चेंज नहीं करनी, सिंपली ए के शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे उसके नॉमिनी के नाम जो उन्होंने बनाया होगा, और कंपनी एज इट इज चलती रहेगी। अब यही लोग, कंपनी को चलाएगा कौन, मेन दिक्कत क्या आएगी कि कंपनी का दिमाग, ब्रेन, तो ये मेंबर ही आपस में से किसको अपॉइंट कर देंगे, डायरेक्टर्स। तो कुछ लोग इस कंपनी को चलाएंगे जो इनकी जिम्मेवारी होगी, जिस बिजनेस को संभालेंगे वो, और मेंबर्स में से ही डायरेक्टर बनेंगे, या बाहर से भी कोई आ सकता है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर शेयर होल्डर हो, वो शेयर होल्डर नहीं भी हो सकता, शेयर होल्डर हो भी सकता है। तो अपने में से हम किसी को बना लें भाई, जो जो बिजनेस संभालेगा, एक्सपर्ट है, जिसका बिजनेस आइडिया था ऑब्वियसली वो संभालेगा। तो प्रमोटर्स मोस्टली डायरेक्टर मिलेंगे आप इसमें, और कुछ हम बाहर से एक्सपर्ट भी ले सकते हैं। ये मिलकर काम चलेगा। ये जब काम चलेगा तो लॉ के पूरे प्रोविजंस हैं, इन्हीं को आपने पढ़ना है। अब एक चीज और देखना, सेपरेट एंटिटी में ही सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। देखो, आपने सैलोमन का केस पढ़ा है, कंपनी, कंपनी किससे चल रही है, मेंबर्स, और किससे चल रही है, डायरेक्टर्स, और किससे चल रही है, एम्प्लॉयज। ये तीन कैसे कैटेगरी आ गई। मेंबर्स के साथ क्रेडिटर्स भी हो जाते हैं, क्रेडिटर्स भी हो गए। अब मेंबर्स ने तो कंपनी में क्या दिया है, पैसा, इन्होंने क्या दिया है, पैसा, ये क्या कर रहे हैं, वर्क, इसके बदले भी इनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। एम्प्लॉय भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इनको क्या मिलेगा, पैसा, इनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, साथ में क्या मिलेगा, इनका जो प्रिंसिपल है। मेंबर को क्या मिलेगा, डिविडेंड, प्लस वाइंडिंग अप होगी, जब कंपनी बंद करेंगी तो हम उसको
सरप्लस अगर बचेगा तो वो भी देंगे हम, कंपनी के एसेट्स का मालिक है। अब ये लोग हैं। अब मुझे एक चीज बताना कि जैसे मान लो आप सोल प्रोप्राइटर हो, एक सोल प्रोप्राइटर है मिस्टर ए, ये मिस्टर ए हैं सोल प्रोप्राइटर, और ये अपना बिजनेस करते हैं, तो अपने बिजनेस में कैपिटल डालेंगे। तो जब वो कैपिटल डालेंगे तो क्या उस बिजनेस से वापस सैलरी भी ले सकते हैं, या उस कैपिटल को लोन दिखा सकता है सोल प्रोप्राइटर? सोल प्रोप्राइटर अपने आप को लोन कैसे दे देगा? ऐसे ही आप, वो सोल प्रोप्राइटर काम भी करता है, सपोज एक शॉप है, फैक्ट्री है, और वो काम भी खुद करता है, तो काम खुद करता है तो वो प्रॉफिट लॉस ही लेगा या बिजनेस से सैलरी लेगा? वो अपने आप को सैलरी देगा, वो अपने सर्वेंट्स को देगा। बट कंपनी सेपरेट एंटिटी है, सपोज ये एबीसी लिमिटेड, तो मिस्टर ए यहां पर शेयर होल्डर है, यहां पर क्या बन गए वो शेयर होल्डर। वो यहां पर डायरेक्टर भी बन सकते हैं, वो यहां पर एम्प्लॉय भी बन सकते हैं, वो क्रेडिटर भी बन सकते हैं। डायरेक्टर या एम्प्लॉय में से तो एक बनेंगे, बट ये 3 कैपेसिटी में आ सकते हैं। मतलब मिस्टर ए कैन बी शेयर होल्डर, क्रेडिटर, डायरेक्टर या एम्प्लॉय। तीनों कैपेसिटी में। शेयर होल्डर्स में वो क्या, उन्होंने क्या लिए? शेयर्स। यहां पर हो सकता है उन्होंने डिबेंचर्स लिए हो या लोन दिया हो, और एम्प्लॉय के केस में क्या लेंगे वो? सैलरी। ये 3 केस, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड सन्स कंपनी लिमिटेड का केस फाउंडेशन में याद कर लो, अभी आ रहा हूं उस पर। ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड केस पढ़े थे आपने, ये उन्हीं का एक केस है। अब आपको मैं बताता हूं, सैलोमन के केस से आपको याद आ जाएगा। सैलोमन सोल प्रोप्राइटर था, उसने क्या बना दी? एक कंपनी। तो ये कंपनी बनाई उसने, सैलोमन प्लस उसकी वाइफ प्लस उसके सन्स प्लस उसकी डॉटर। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट रिफ्रेश कराने के लिए मुझे देना पड़ रहा है। अब सैलोमन ने यहां पर, ये सब के सब यहां पर क्या बन गए? शेयर होल्डर बन गए। साथ में क्या बन गए? ये डायरेक्टर बन गए। प्लस कंपनी में मिस्टर सैलोमन ने डिबेंचर भी ले लिए, मिस्टर सैलोमन ने। तो मिस्टर सैलोमन यहां पर 3 कैपेसिटी में आ गए। ऑनर हो गए, ऑनर किससे हुए? वो शेयर होल्डिंग से। क्रेडिटर हो गए, क्या लिए उन्होंने? डिबेंचर ले लिए। फिर वो डायरेक्टर बने, तो डायरेक्टर का रेम्युनरेशन या आप सैलरी कह दो, ये बन गए वो। अब उन्होंने ये 3 कैपेसिटी में आ गए। अब कंपनी से जो भी प्रॉफिट आएगा या जो भी पैसा आएगा, उनको यहां पर क्या मिलेगा? डिविडेंड। यहां पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। यहां पर क्या मिलेगा? सैलरी। ये 3 फॉर्म में पैसा ले रहे हैं, बट ये सोल प्रोप्राइटर में पॉसिबल नहीं है। अब इसी केस में था कि जब कंपनी लॉसेस में आ गई, बंद होने के कगार पर आ गई, तो बात आई कि जो कंपनी में बैलेंस बचा है वो पहले किसको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमेशा सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलती है, ये आप जानते हो? क्रेडिटर को। जब भी बिजनेस बंद होगा तो पहले लोन वाले को पैसा दोगे या आप अपना निकाल लोगे? इवन एक सोल प्रोप्राइटर भी है, पार्टनरशिप फर्म भी है, अगर बिजनेस बंद कर रही है तो पहले अपने लोन पे करेगी, क्रेडिटर का राइट है, फिर वो लेगी। फिर राइट आ जाता है शेयर होल्डर का। अब बात यह आई कि कंपनी लॉसेस में चली गई, तो पहले पैसे किसको मिलने चाहिए? ऑब्वियसली क्रेडिटर को। अब क्रेडिटर में सबसे बड़ा क्रेडिटर कौन था? सैलोमन। तो झगड़ा ये खड़ा हुआ कि क्या सैलोमन को एज अ क्रेडिटर मिलना चाहिए? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी थे और सिक्योर्ड क्रेडिटर भी थे कंपनी में। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने ऑब्जेक्शन किया। क्रेडिटर 2 तरह के हो गए, मैं इसको सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। अब
सेलोमन और अदर्स, ये अदर्स ने क्वेश्चन उठाया कि भाई पहले पैसे सेलोमन को नहीं मिलने चाहिए क्योंकि ये कंपनी का मालिक है, कंपनी की डिसीजन मेकिंग ले रहा है, डायरेक्टर है, काम चला रहा है, तो इसको पहले पैसे लेने का हक नहीं है, पहले पैसे हमें मिलने चाहिए। ये झगड़ा खड़ा हुआ। तो अब बात ये आई कि वाकई सेलोमन कंपनी चला रहा था, उसकी सारी फैमिली साथ में है, तो उसको पैसे ना लेकर पहले हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को दिए। कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने भी डिसाइड कर दिया, बट सेलोमन हायर कोर्ट में चला गया। और आप केस का नाम देखते हो, सेलोमन वर्सेस सेलोमन एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, मतलब सेलोमन ने कंपनी के ऊपर केस कर दिया। बट क्या सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस के लिए अपने ऊपर केस कर सकता था? बट सेलोमन ने कंपनी के अगेंस्ट केस कैसे कर दिया कि पहले पैसे कंपनी मुझे दे अगर बंद हो रही है तो। देखो सेलोमन वर्सेस सन्स या कंपनी लिमिटेड, ये आप देखते हो। मैं इसको सिंपल एक एग्जांपल के लिए छोटा कर देता हूं, सेलोमन एंड कंपनी कर देता हूं। सपोज ये फॉर एग्जांपल मैं ये नाम ले रहा हूं, ये दोनों। अब सेलोमन एंड कंपनी ये दोनों अलग हैं। सेलोमन यहां पर शेयर होल्डर भी है, यहां पर क्रेडिटर भी है, और यहां पर डायरेक्टर भी है। कंपनी में जो भी पैसा है या असेट्स हैं, तो अगर कंपनी बंद होती है, इफ क्लोज्ड, तो जो पैसा है वो पहले किसको जाना चाहिए? फर्स्ट क्रेडिटर्स को। तो बात ये आई कि जब सेलोमन खुद मालिक है तो वो पहले क्रेडिटर कैसे बन सकता है? तो कोर्ट ने भी कहा कि हाँ ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर चले गए कोर्ट में केस लेकर, और उन्होंने कहा कि सेलोमन को पैसे नहीं मिलने चाहिए। तो सेलोमन ने हायर कोर्ट में केस किया। और सेलोमन ने किसके अगेंस्ट केस किया, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ? सेलोमन एंड कंपनी, कंपनी की कैपेसिटी टू सू एंड बी स्यूड आपने पढ़ा था। कंपनी के अगेंस्ट केस हो सकता है, कंपनी भी केस कर सकती है। अब सेलोमन ने केस किया कि पहले पैसे मुझे मिलने चाहिए, सेपरेट एंटिटी। अब जब बात आई, हायर कोर्ट ने बोला यस, और इसी लैंडमार्क केस है ये, इसी में जजमेंट आई थी कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। अ मेंबर कैन बी क्रेडिटर और एम्प्लॉय इन दैट कंपनी। तो ये है ब्यूटी ऑफ कंपनी कि एक आदमी एक कंपनी में मालिक भी है, क्रेडिटर भी है और नौकर भी है। ली वर्सेस ली का केस देखो, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये के कंपनी, ली क्या था? एक पायलट था, उसने फॉर्म्ड कंपनी, लेफ्ट जॉब, जॉब छोड़ी उसने, कंपनी फॉर्म कर ली, और इसमें ली और लीज वाइफ ये दोनों शेयर होल्डर भी बन गए, डायरेक्टर भी बन गए, और ली यहां पर एम्प्लॉय भी बन गया। ये वाइफ इसकी ये थी, बट ली यहां पर तीनों कैपेसिटी में था। एम्प्लॉय क्या बना? वो पायलट बन गया, एयरप्लेन, एयर कार्गो के लिए ये कंपनी बनी थी, कार्गो प्लेन था, तो एयरप्लेन के लिए पायलट रखना था। तो ली ने कहा मुझे आता है प्लेन चलाना, तो मैं एज अ एम्प्लॉय काम करूंगा, मैं एज अ शेयर होल्डर भी हूँ, कंपनी के प्रॉफिट में लूंगा, एज अ डायरेक्टर भी हूँ, डिसीजन मेकिंग का रेम्यूनरेशन लूंगा, और एज अ एम्प्लॉय पायलट भी हूँ, प्लेन चलाऊंगा। हुआ क्या? प्लेन क्रैश्ड और ली डाइड, ली की डेथ हो गई। ली की वाइफ ने इसकी डेथ पर कंपनी से कहा कि कंपनसेशन दो, कंपनी के अकाउंट से मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए। ली के शेयर तो उसको मिलेंगे ही, बट उन्होंने कहा कि मेरे को कंपनसेशन मिलना चाहिए। अब झगड़ा ये हुआ जी, कंपनसेशन किस बात का? बात आई कि कंपनसेशन किस बात का? ली तो खुद ही मालिक था, खुद ही चला रहा था, और खुद ही एक्सीडेंट कर दिया उसने। तो कंपनी की सेपरेट एंटिटी का बेनिफिट दिया गया, और ली की डेथ का एज अ एम्प्लॉय कंपनसेशन
ली की वाइफ को मिला, मतलब ली के शेयर ली की वाइफ को गए होंगे, ली का कंपनसेशन भी ली की वाइफ को मिला, और उसको सेपरेट एंटिटी इसलिए माना गया कि कंपनी अलग है और मेंबर अलग है। दिस इज ब्यूटी ऑफ कंपनी, जो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में नहीं हो सकती, कि हम कहें कि हम खुद ही मालिक हैं, खुद ही नौकर हैं, खुद ही कर्जदार हैं, ऐसा नहीं होगा। बट यहाँ पर ऐसा हो सकता है। ये है सबसे बड़ा फायदा कंपनी का। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रशअप किया है कि आपको समझ आना शुरू हो जाए कि कंपनी 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 और कंपनी के लिए लॉ। तो एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। देखो, हम यहां पर थे, देखो हमने अब ये समझ लिया कि कंपनी एक जॉइंट एफर्ट से बन रही है, मिलकर काम करेंगे, सब चलेंगे। पर्पस क्या होगा? बिजनेस ऑब्जेक्ट होगा कोई ना कोई, बिजनेस मिलकर होगा, मिलकर काम करेंगे, कमर्शियल एक्टिविटी होगी। पर्पस क्या होगा हमारा? प्रॉफिट। भाई बिजनेस स्टार्ट तो प्रॉफिट के लिए किया जा रहा है, चाहे प्रॉफिट आए चाहे ना आए। हाँ, कंपनी में सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर लॉस आ गया, कंपनी बंद करने की नौबत आ गई, तो कंपनी का जो असेट्स हैं वही बेचकर पैसा क्रेडिटर को दिया जाएगा, शेयर होल्डर को घर से लाकर नहीं देना। लिमिटेड लायबिलिटी आ गई बात याद। हालांकि कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी से भी हो सकती है, उसका मतलब हमें एक सेपरेट क्लास में समझना है। अभी हम ये समझ रहे हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि अगर कंपनी में लॉस होता है, जैसे ली का केस था, सैलोमन का केस था, तो जो लॉस हुए उनको अपने घर से पैसे लाकर नहीं देने पड़े। दूसरा, कल को इंसॉल्वेंसी होती है तो इंसॉल्वेंट कंपनी कहलाई जाएगी, शेयर होल्डर नहीं कहलाए जाएंगे। सपोज हम अपना सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करते हैं, लॉसेस हो गए, लोन नहीं पे कर पा रहे, तो हमें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जा सकता है, तो हमारे माथे पे धब्बा लग गया कि वी आर इंसॉल्वेंट। बट कंपनी के केस में अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट नहीं होता। किंगफिशर एयरलाइंस का एग्जांपल याद कर लो। किंगफिशर एयरलाइंस टोटल डेट में चली गई, विजय माल्या जी भाग गए, लोन नहीं दे पा रहे। अब क्या उन शेयर होल्डर को पकड़ा जा रहा है? पकड़ा किसको जा रहा है? जिसने गड़बड़ की थी। सारे मालिकों को तो नहीं घर से लाया जा रहा ना कि बैंकों के लोन दो। बैंकों के लोन देने के लिए विजय माल्या को क्यों बोला जा रहा है, हालांकि सेपरेट एंटिटी है? क्योंकि उन्होंने फ्रॉड किया है, चीटिंग की है। तो अभी आप लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग ऑफ व्हील आपने पढ़ा हो अगर फाउंडेशन में, याद करो। लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ व्हील का मतलब यही है कि अगर आदमी ये चीटिंग करने के लिए कंपनी बनाए कि भैया पैसा लो और अपना पर्सनल यूज करो, भाग जाओ, बाद में कह दो सेपरेट एंटिटी है, लॉस हो गए, हम तो पैसे नहीं दे सकते, इस केस में जो लोग फ्रॉड कर रहे थे उनको पकड़ा जाएगा, जिसको हम लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील बोलते हैं। तो किंगफिशर एयरलाइंस के केस में क्या आया? विजय माल्या के नाम से लोग पैसा दे रहे थे, लाखों शेयर होल्डर थे, बैंकों ने लोन दिया, बट उस लोन का पैसा विजय माल्या ने और कंपनियों में यूज किया, रॉन्ग यूज किया, एक तरह से फ्रॉड किया। उन्होंने अपने शेयर होल्डर को भी बेवकूफ बनाया और बैंकों को भी बेवकूफ बनाया। तो जब लॉसेज हुए तो इसको पियर्सिंग ऑफ व्हील बोलते हैं कि नहीं, आपको अपनी पर्सनल असेट बेचनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे, बट सारे शेयर होल्डर्स को नहीं पकड़ा गया। दिस इज सेपरेट एंटिटी, दिस इज लिमिटेड लायबिलिटी। हुई बात क्लियर जी? आगे देखो, प्रॉफिट शेयर कैसे मिलेगा? जिसका जितना हिस्सा, जिसने जितने पैसे लगाए उसके हिसाब से उसको शेयरिंग मिलेगी। बिजनेस के कुछ रूल्स होंगे, जिसको मैंने बोला मेमोरेंडम में हम मेन ब्रॉडर अबाउट द कंपनी ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे और जनरल रूल्स कंपनी के आर्टिकल्स में होते हैं। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चले तो एक तो हम अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाएंगे, दूसरा कंपनी एक्ट तो हमारे साथ बैठा ही है जो चलेगा हमें लेकर। अब देखो, कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट जो मैंने बोला था 470 सेक्शन है, उसके बाद रूल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे आगे की क्लास में। ये 7 शेड्यूल 29 चैप्टर्स बने जो आगे चलेंगे। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के बारे में भी थोड़ा बहुत आप जानते हो कि कंपनी की आइडेंटिटी, नेम, सिचुएशन, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट क्या काम किया जाएगा, लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड या अनलिमिटेड, कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल आप पढ़ते हो कितनी होगी, वो सब इसमें डिफाइन दिया होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या दिया होगा, हमारे रूल्स, जिस कैसे कंपनी चलेगी, डायरेक्टर्स की क्या पावर है, सेक्रेटरी की क्या पावर है, शेयर ट्रांसफर कैसे होंगे, जनरल मीटिंग कैसे होंगी, बोर्ड मीटिंग कैसे होंगी, उनके हम अपने एक रूल बना लेंगे। और इस वर्ड को भी ध्यान से पढ़ना कि ये वर्ड क्यों यूज होता है, एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।
देखो देखो, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, ये किस फॉर्म में गए? कंपनी। इनको हमने क्या बोला? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। इन्होंने क्या बना लिया? फॉर्म्ड कंपनी। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, रजिस्टर्ड हो गई इस लॉ के अंडर। तो इनकॉर्पोरेटेड वर्ड का मतलब क्या है? ये लोग एक नाम में आ गए, ABC लिमिटेड है, जिसको हम कॉर्पोरेट, कोऑपरेशन, आओ मिलकर काम करें, कॉर्पोरेट बॉडी, कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेशन, मिलकर काम करें, और इनकॉर्पोरेट मतलब एक नाम में आ गए। अब इनकी अपनी पहचान नहीं है, ये राम, ये सीता, ये गीता, ये अलग नाम नहीं रहेंगे। क्या आ गए अब? रिलायंस। रिलायंस में अंबानी का नाम बाद में आता है, पहले नाम किसका आता है? ITC, आपको मालूम ही नहीं है फाउंडर कौन है। टाटा मोटर, टाटा स्टील, कई कंपनियां ऐसी हैं, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, सब में अलग अलग है। तो यहाँ पर इनकॉर्पोरेट का मतलब है इस लॉ के बाद पास ये एक नाम में आ गए, इनकॉर्पोरेट हो गए। अब ये इनकॉर्पोरेट हो गए तो इन्होंने ही तो मिलकर क्या बनाया? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक वर्ड ध्यान से कैच करना, ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम होता है ज्ञापन, एक चार्टर, एक डॉक्यूमेंट, कि हमने इसमें कंपनी का नेम, सिचुएशन, ऑब्जेक्ट्स, हम क्या करेंगे, हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी या हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी लेना चाहते हैं, कैपिटल, ये 5 क्लॉज होती हैं, उसके बाद सब्सक्रिप्शन क्लॉज आ जाती है। तो ये जो 5 चीजें हुई, ये किसने बनाई होंगी? लिखी तो इन्हीं लोगों ने ना, कि जी हम कंपनी का नाम ये डिसाइड करते हैं, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस यह होगा, हम ये काम करेंगे, हमारी ये लाइबिलिटी होगी, हम ऑथराइज कैपिटल इतनी है, हम इतनी तक कैपिटल इशू करेंगे। ये मिलकर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग मिली, और जिसको हम यहाँ पर रजिस्टर्ड कर देते हैं ROC के पास, कि कल को कोई मुकर ना सके, अपनी मर्जी ना चला सके, झगड़े ना हो। जैसे पार्टनरशिप डीड में एक पार्टनरशिप डीड मिली कि सबने लिखकर साइन कर लिया, भाई ये टर्म्स एंड एग्रीमेंट है, हम इससे डेविएट नहीं होंगे। ऐसे ही कंपनी के केस में वर्ड क्या आ गया? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एंड दूसरा वर्ड क्या आ जाता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये वर्ड आर्ट ऑफ एसोसिएशन मतलब ये भी किसने बनाए? इन्हीं लोगों ने। आर्टिकल्स मतलब रूल्स, कि हम कंपनी को चलाएंगे कैसे। ये तो हुआ हमारी कंपनी का इंट्रोडक्शन, ये हमारे हो गए रूल्स। डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे, मीटिंग्स कैसे होंगी, अकाउंट्स कौन रखेगा, इंस्पेक्शन के ट्रांसफर कैसे होंगे, अलॉटमेंट कैसे होगी, किसके पास क्या पावर रहेगी, ये हमने एक सारा मिलके कंबाइन बना दिया। इससे कंपनी आगे अब चलती जाएगी। क्लियर हुआ जी यहाँ तक इतना? तो ये हम दो चीजें को लेकर अभी बात कर रहे थे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वर्ड का मतलब क्या है, ये वर्ड क्यों लगाया जाता है? मेमोरेंडम ज्ञापन, एक डॉक्यूमेंट, चार्टर, किसका? एसोसिएशन किसकी? ऑफ पर्सन, जो लोग हैं, जो इन्वॉल्व हैं इनमें, शेयर होल्डर। और अब आगे जो भी ज्वाइन करेगा वो डीम्ड माना जाएगा कि उसने इसको पढ़ लिया है। जैसे हम कहें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक अबाउट द इंडिया ही तो है। इंडिया क्या है, इंडिया के लोग कैसे चलेंगे, इंडिया के लोगों के राइट क्या होंगे, गवर्नमेंट क्या होगी, गवर्नमेंट की ड्यूटीज क्या होंगी, जिसको हम डायरेक्टर प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो इन सब को लेकर एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन गया, और जिसको हम आप टीवी पे डिबेट देखते हो कि हम सब कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ नहीं करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया हम मानेंगे, सरकार भी मानेगी, हम भी मानेंगे। एक कॉमन डॉक्यूमेंट बना, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ? इंडिपेंडेंस के बाद,
26 जनवरी जिसको आप रिपब्लिक डे मनाते हो, एक्चुअली उस दिन एप्लीकेबल हुआ था कि रिपब्लिक मीन्स सारी स्टेट्स मिलकर एक नाम में आई, और उस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ कि हम एक डॉक्यूमेंट को मानेंगे। इसीलिए इंडिया गेट पे पूरी परेड दिखाई जाती है। मैं जब एक क्लास दूंगा ना, हाउ लॉ इज मेड, उसमें ये सारी चीजें लूंगा मैं दोबारा। अब जैसे कंट्री के लिए डॉक्यूमेंट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, तो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से कंपनी का डॉक्यूमेंट क्या हो गया, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, कि ये चलेंगी कैसे। क्लियर हुआ जी। जैसे कंट्री का भी हमने कहा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम ही लोगों ने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल में ही वर्ड क्या आता है, हमने लिखा। ऐसे ही शेयर होल्डर, अब जो भी इंडिया में पैदा हो रहा है, सिटीजनशिप ले रहा है, तो बाय बर्थ डीम्ड मान लिया जाता है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। आप अगर रोड पर चल रहे हो तो डीम्ड मान लिया जाता है कि आपने ट्रैफिक रूल्स पढ़े हैं। अगर आप ड्राइव कर रहे हो मोटर व्हीकल, तो माना जाएगा कि आपने पढ़े हैं। ऐसे ही कंपनी में जो भी ज्वाइन करेगा, उसकी ड्यूटी है वो कंपनी से मांगे, फ्री में मिलता है। आरओसी के पास भी कॉपी होती है, आप वहां जाकर भी पढ़ सकते हो। अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो मेमोरेंडम, तो आप मेमोरेंडम की कॉपी आरओसी के पास भी मिल जाएगी, कंपनी के पास भी मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कंपनी को देनी पड़ेगी। आप उसमें पढ़ सकते हो अबाउट द कंपनी। तो नए लोग अगर नहीं भी पढ़ते तो डीम टू बी रेड माना जाएगा कि आपने पढ़ा है उसको। ठीक है जी। आगे ये मैंने क्लॉज लिखवा दी, देखो ये नेम, ऑफिस, ऑब्जेक्ट, कैपिटल, एसोसिएशन, सब्सक्रिप्शन क्लॉज आती है। फिर अब सबसे पहले सेक्शन 1 से पहले मैं आता हूं, यहां पर कंपनी को डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन एक बार कंपनी की देख लेते हैं, फिर 1 पे आएंगे। सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, या इसको हम क्लॉज भी बोल सकते हैं, ये हमारे लिए सेक्शन होता है। इसको हम सब सेक्शन भी बोल सकते हैं और क्लॉज 2 भी बोल सकते हैं। डेफिनेशन में मोस्टली क्लॉज बोली जाती है, आगे सब सेक्शन बोला जाता है। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन में इसको सेक्शन 2 क्लॉज 20 बोलेंगे। अ कंपनी मीन्स, इसको एक बार मैं ऊपर से हटा देता हूं। अ कंपनी मीन्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब कंपनी वर्ड का सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि जो यहाँ इनकॉर्पोरेट हुई। अब मैंने इनकॉर्पोरेट वर्ड का मीनिंग आपको पीछे समझाया। सब लोग मिलकर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग में आए, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हुए, रजिस्टर्ड होने के बाद उन लोगों की पहचान खत्म हो गई, अब वो कंपनी के नाम से बनाए जाएंगे और उन लोगों को इनकॉर्पोरेटेड बॉडी ही बोला जाएगा जो एक नाम में आ गए, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ। क्यों? क्योंकि ये 2013 में बना था एक्ट, और उससे पहला जो प्रीवियस लॉ था 1956 चल रहा था, और उससे पीछे 1856 से लॉ चले आ रहे थे, रिपील हुआ, नया बना। तो अब जैसे पुरानी कंपनीज हैं, जैसे आईटीसी है, आईसीसी है, ये बहुत पुरानी कंपनीज है, तो ये पुराने कंपनी एक्ट में, तो ये एक्ट कहता है हमारे लिए कंपनी इस एक्ट में जो रजिस्टर्ड हो रही है वो भी, और जो पुराने एक्ट में है वो भी। उसके बाद एक वर्ड यहां पर आता है सेक्शन 2 क्लॉज 11 में, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन को भी डिफाइन किया गया है। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी, मतलब कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है, साथ में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अब देखो यहां पर डेफिनेशन में वर्ड लिया गया इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। अब गूगल, अमेजॉन, फेसबुक ये तो बाहर रजिस्टर्ड है, तो वो तो इस डेफिनेशन में नहीं आएंगी। उनको कवर किस में कर लिया गया? बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में, कि जो इस इंक्लूड्स अ कंपनी जो हमारे पिछले सेक्शन में रजिस्टर्ड हुई इस एक्ट के अंडर, और आउटसाइड इंडिया जो बाहर हुई, उनको भी हम यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड बोल रहे हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट इज अ मच ब्रॉडर वर्ड। कंपनी मींस जो यहां रजिस्टर्ड है, बॉडी कॉर्पोरेट मींस जो कंपनी यहां रजिस्टर्ड है प्लस बाहर वाली भी। बट किसको इंक्लूड नहीं किया गया? कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनका एक्ट अलग है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे अमूल आप पढ़ते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, मदर डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, वो कंपनियां नहीं है, तो वो अदर लॉ में आ जाती हैं। और अदर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर दे। इस सेक्शन को दोबारा जब मैं आपको प्रॉपर चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां फिर आएंगे। अभी हमने क्या समझा कि दो जगह कंपनी को बोला गया,
एक वर्ड कंपनी डिफाइन किया गया कि जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है या पिछले कंपनी एक्ट में, ये तो हो गई इंडिया के कंपनी एक्ट से। अब झगड़ा हुआ जी बाहर वाली कंपनी जो आ रही है वो तो इंडिया के एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, वो तो बाहर रजिस्टर्ड है बट काम यहाँ कर रही है, तो उसको हमने किस में डाला, बॉडी कॉर्पोरेट में। प्लस यहाँ वाली कॉर्पोरेशन मींस मिलकर जो काम कर रहे हैं हम, बट किसको एक्सक्लूड कर दिया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि अलग एक्ट है इनका, और अदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग से कर रखी हैं। तो अब मैं अगर कंपनी का जनरल मीनिंग निकालूं तो कंपनी का जनरल हम अपनी भाषा में समझें कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, एक या दो या बहुत सारे, ओपीसी प्राइवेट पब्लिक, जो पैसा दे रहे हैं। पैसा किस लिए दे रहे हैं, एक कॉमन स्टॉक कॉमन पूल में डाल रहे हैं, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल्स में मिलाया, सबने मिलकर पैसा डाला। कहाँ पर लगाएंगे वो, उसको किसी बिजनेस के पर्पस में लगाएंगे, क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे, जिससे जो भी प्रॉफिट आया। हुई बात जी क्लियर। तो हमने ये पढ़ा। अब इसमें हमने कुछ सेपरेट एंटिटी के बारे में डिस्कस किया। इन कॉर्पोरेट एसोसिएशन, आपने कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं फाउंडेशन में बड़ी अच्छी तरह से, बट उनको प्रैक्टिकली समझना भी जरूरी है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब मैंने बताया, अभी अनलिमिटेड लाइबिलिटी को बताऊंगा, फिर दोबारा इसको भी डिस्कस करेंगे। सेपरेट मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया कि डायरेक्टर्स अलग होंगे, कंपनी अपना अलग चलेगी, कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के नाम होगी, मैंने पीछे एग्जांपल में लिया। शेयर ट्रांसफरेबल होंगे, ये मैं अभी पेंडिंग छोड़ रहा हूँ, इसके ऊपर टाइम लगेगा काफ़ी। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब सिंपल ये है कि अगर कोई पर्सन बाहर जाना चाहता है तो वो अपने शेयर किसी और को ट्रांसफ़र करवा सकता है। प्राइवेट कंपनी में कंपनी से पूछना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी में किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। बट पार्टनरशिप में एक पार्टनर बिना पार्टनर्स की कंसेंट से नहीं निकल सकता। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, मैंने बताया कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो भी सप्लायर्स होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के नाम होंगे। केस कंपनी कर सकती है और कंपनी के अगेंस्ट भी हो सकता है, जैसे सैलोमन के केस में भी हमने किया कि सैलोमन ने ही केस कर दिया कंपनी ने, मालिक नहीं अपनी कंपनी पे कर दिया, क्योंकि वो सेपरेट एंटिटी थी। लिमिटेशन ऑफ एक्शन, मेमोरेंडम में जो हमने लिख दिया उससे बाहर नहीं जाएंगे, उससे बाहर गया तो अल्टा वायर्स हो जाता है, जो आपने वर्ड सुना था, बताऊंगा उसको भी। ये अभी कुछ चीज़ें पेंडिंग रहेंगी। परपेचुअल सक्सेशन, जैसे मैंने एक एग्जांपल में लिया था कि अगर एक पर्सन मर गया तो उससे कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा, इवन कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स की डेथ हो जाए तो भी कंपनी की डेथ नहीं होगी, एक्सेप्ट बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, वाइंडिंग अप प्रोसीजर है। अब जैसे सोल प्रोप्राइटर मर गया तो ऑटोमेटिकली बिजनेस बंद माना जाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। और क्वेश्चन भी आते हैं, आपने कभी बीकॉम में भी पढ़ा होगा या फाउंडेशन में पढ़ा हो कि एक कंपनी की जनरल मीटिंग हो रही थी, 10 शेयर होल्डर थे, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, 10 के 10 की डेथ हो गई, तो बताओ कंपनी का क्या होगा। कंपनी चलती रहेगी, उनके शेयर उनके नॉमिनी के नाम आ जाएंगे, या बंद होगी तो वाइंडिंग अप प्रोसेस से होगी, अपने आप कंपनी बंद नहीं मानी जाएगी। तो परपेचुअल सक्सेशन, अब जैसे अंबानीज का देख लो, धीरू भाई अंबानी जी थे, बट एक्चुअल में रिलायंस धीरू भाई अंबानी जी ने भी इनकॉर्पोरेट नहीं की थी, उन्होंने खरीदी थी कंपनी, वो कंपनी ट्रांसफर हो गई थी, बेंगलोर में रजिस्टर्ड हुई थी, वो आपको मैं दिखाऊंगा पूरा प्रोसेस उसका। और जब वो रजिस्टर धीरू भाई अंबानी आई तो प्रोमोटर वो माने जाते हैं, बट वो भी जा चुके हैं, अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, तो उसके आगे उनके बच्चे आ गए, वो भी बच्चों के आगे बच्चे आ जाएंगे, कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा आज बताना था, एक ब्रशअप करना था कि हमने आगे आगे बढ़ते जाना है, तो पहले थोड़ा सा आपका ब्रशअप होता जाए। और अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, मुझे अभी इसमें भी टाइम और लगेगा आपको, जब मैं प्रॉपर चैप्टर्स शुरू करूँगा। अभी आप सिर्फ टीचिंग स्टाइल देख रहे हो कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, फिर आगे आपको बुक से भी आएगा और आगे चलेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना करते हैं। और ये आपका अबाउट द कंपनी आई थिंक काफ़ी कुछ कवर हो गया। हाँ, एक सेक्शन 1 रह गया था, प्लीज़ ये देख लो, मैं इसको जब मैं चैप्टर शुरू करूँगा दोबारा कराऊँगा, बट थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। देखो सेक्शन 1 की हेडिंग क्या है, देखो, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। इसका शॉर्ट नेम, कहाँ तक एप्लीकेबल है, कंपनी एक्ट मे बी कॉल्ड कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंड कहाँ पर, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। कब एप्लीकेबल होगा, तो ये एक्चुअल में तो 2013 बोला जाता है, ये अप्लाई हुआ था 1 अप्रैल 2014 से, और
प्रेसिडेंट ने जब साइन किए थे तो वो 2013 में साइन किए थे। तो आपको जब मैं बताऊंगा कि लॉ कैसे बनता है, जैसे पार्लियामेंट से लॉ पास हुआ तो वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए जाता है। प्रेसिडेंट जब उसको साइन करते हैं, पहले लॉ बिल की फॉर्म में होता है, बिल पार्लियामेंट की कमेटी डिस्कस करती है, बनाती है, उस पर डिस्कशन होता है, सबके ओपिनियंस लिए जाते हैं, वो फिर पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाता है, फिर वो पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज में जाता है, वोटिंग होती है, उस पर डिस्कशन होता है, लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। और जिस दिन प्रेसिडेंट साइन करते हैं उस दिन से वो लॉ पूरा फाइनल माना जाता है। अब उसको एप्लीकेबल करने की जिम्मेवारी किसकी आ जाती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब उसको अप्लाई किया? वो 1 अप्रैल 2014 से। बट बोला क्या जा रहा है ये 13 का ही। जैसे आप फार्म बिल्स का आजकल प्रोटेस्ट देख रहे हो किसानों का, तो उसमें भी तो यही चल रहा है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उसमें चेंजेस करेगी। अब पार्लियामेंट से पास हो चुका है, अब उसको रोक भी दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, तो वो एक अलग मैटर है। साथ में ये किस पर एप्लीकेबल होंगे इस एक्ट के प्रोविजंस? जो भी कंपनी इस एक्ट के अंडर आ रही है, पुराने कंपनी एक्ट वाले क्योंकि 2014 से जब एप्लीकेबल हुआ तो उससे पहले वाली कंपनियों को किस में माना जाएगा? अब उनको भी इस एक्ट के अंडर लाया गया। इस एक्ट के प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे उनको। जैसे पुराने कंपनी एक्ट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं था, वुमेन डायरेक्टर वर्ड नहीं था, तो अब जब नया कंपनी एक्ट आया तो पुरानी कंपनियों को भी वो फॉलो करना पड़ा, उनको टाइम दिया गया। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा क्योंकि इंश्योरेंस एक्ट अलग है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलग है, वो बैंक वहां भी इनकॉर्पोरेट रजिस्टर्ड होता है और यहाँ पर कंपनी एक्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अलग है बट कंपनी एक्ट भी उन पर एप्लीकेबल है, एनडीपीएल, टाटा पावर वगैरह। स्पेशल एक्ट वाली जैसे आरबीआई, एलआईसी, आईसीएआई, ये सब स्पेशल एक्ट में आ जाती हैं। या सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इसको एप्लीकेबल करवा सकती है, कंपेल कर सकती है कि आप रजिस्टर्ड हो हमारे अंडर। तो ये सेक्शन 1 ने 4 चीजें बोली। क्या बोली देखो, पहली बात बोली क्या नाम होगा, कहां पर अप्लाई होगा, कौन अप्लाई करेगा और किस किस पर अप्लाई होगा। नाम, एरिया, अथॉरिटी टू अप्लाई और किस पर अप्लाई हो रहा है। सारी कंपनियां जो इस एक्ट वाली हैं, जो पुरानी कंपनियां, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी या गवर्नमेंट जिन पर एप्लीकेबल कर दे। अब ये कंपनियां अपने एक्ट को भी मानती हैं और कंपनी एक्ट भी इन पे अप्लाई होता है। हाँ, अगर कन्फ्लिक्ट आ जाए तो प्रिवेल इनका स्पेशल एक्ट करता है। इसको भी आगे हम डिस्कस करते रहेंगे आगे। अभी तक आपने इतना पढ़ा कि बैंकिंग कंपनी है, जैसे एचडीएफसी बैंक है, आईसीसी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर तो है ही है, इनको वो तो फॉलो करना ही है, आरबीआई को भी फॉलो करना है, बट साथ साथ इनको कंपनीज एक्ट को भी लेकर चलना पड़ता है। अब अगर दोनों जगह कोई प्रोविजन अलग अलग लिखे हुए हैं, जैसे एक केस हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जनरल मीटिंग थी तो ई वोटिंग कंपलसरी की थी गवर्नमेंट ने। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट में और उनके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ई वोटिंग तब तक नहीं आई थी, तो स्टेट बैंक ने फॉलो नहीं किया। तो बात आई कि कंपनी एक्ट तो कह रहा है फॉलो करो, तो स्टेट बैंक ऑफ उस मैटर का यही फैसला हुआ कि प्रिवेल कौन करेगा, जीतेगा कौन, उनका अपना एक्ट। बट अगर रिलायंस है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, वो तो प्योरली कंपनी एक्ट में है, उनके ऊपर कोई और एक्ट अप्लाई नहीं है, कंपनी एक्ट अप्लाई हो रहा है। बट बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, स्पेशल एक्ट वाली कंपनियां, इन पर अपने एक्ट भी हैं, कंपनी एक्ट भी है, बट जब कन्फ्लिक्ट आएगा तो स्पेशल एक्ट ऑलवेज इनका प्रिवेल करेगा। ठीक है जी, तो करें आज की क्लास को, अभी छोटी क्लास रखते हैं, धीरे धीरे आपका ड्यूरेशन बढ़ाएंगे क्लास का और बेटर अंडरस्टैंडिंग की तरफ चलेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।